नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका लीनियर अलजेब्रा, रेखिक बीजगणित से संबंधित टॉपिक है ये जो पेपर है लीनियर अलजेब्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हमारे मैथमेटिक्स फील्ड में। देखिएगा, इसका जो स्टार्टिंग टॉपिक्स रहेगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। उससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स और उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले सदिश समष्टि के बारे में पढ़ते हैं। क्या होती है सदिश समष्टि? तो परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, माना f प्लस डॉट एक क्षेत्र है। हम जानते हैं, इससे पहले ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा, क्षेत्र जो हमारी रिंग थ्योरी के अंतर्गत आ जाता है। तो क्षेत्र एक क्षेत्र कोई भी जैसे समुच्चय है उस पर प्लस और इंटू दो ऑपरेशन डिफाइन किए गए हैं, अरिक्त समुच्चय। इस पे कुछ नियम संतुष्ट होते हैं, तो वो नियम संतुष्ट होने के बाद ये आपका क्षेत्र का निर्माण करता है, ठीक है ना। एफ के यहाँ पर एफ के अवयव को अदिश कहेंगे, स्केलर कहेंगे। एफ के जो अवयव क्षेत्र के अवयव को अदिश कहेंगे। माना वी एक अरिक्त समुच्चय जिसके अवयवों को हम क्या कहेंगे? सदिश कहेंगे, ठीक है ना, सदिश कहेंगे। तब एक कृमित्रिक ऑर्डर ट्रिपल भी प्लस एफ प्लस डॉट और डॉट, ये भी प्लस का अर्थ है, भी क्या है? भी में प्लस इनर ऑपरेशन है, आंतरिक ये आपका संक्रिया है, परिभाषित है भी में, मतलब कि भी के जो अवयव है सदिश से सदिश का योग करते हैं, सदिश से सदिश का इंटू नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्षेत्र ए पर एक सदिश समष्टि कहलाता है यदि ये निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करती है। तो कुछ नियम रहेंगे। तो ये वाली जो संरचना हमने देखी है इसको कृमित्रिक बोलते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं एक प्रकार की बीजीय संरचना। तो इस बीजीय संरचना को हम सदिश समष्टि कहेंगे यदि वे निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करती है। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रतिबंध हैं हमारे। देखिए ध्यान से, नंबर एक, बी प्लस, मतलब कि वी है ना, बी पर प्लस ऑपरेशन परिभाषित है। क्या होना चाहिए? आबेली समूह होना चाहिए, आबेलियन समूह होना चाहिए। आबेलियन समूह क्या होता है? आबेलियन समूह होने के लिए किसी समुच्चय को 5 नियम संतुष्ट करना पड़ता है। वो 5 नियम क्या है वो चलिए हम देखते हैं। तो बी प्लस क्या होना चाहिए? आबेली समूह। बी के जो अवयव है वो क्या है? सदिश है, ध्यान रखिएगा। अर्थात नंबर एक, भी में योग के सापेक्ष समग्र नियम संतुष्ट हो, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लोजर लॉ का अर्थ होता है यदि भी में से कोई भी दो अवयव हमारी मर्जी से उठाए जाएं तो उनका गुणन योग जैसे संक्रिया वैसा होने चाहिए, तो उनका योग भी उसी में होना चाहिए भी के अंदर, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं समग्र नियम, कोई भी अपनी मर्जी से, फॉर ऑल लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगला सेकंड, भी में योग के सापेक्ष साक्षर नियम संतुष्ट होना चाहिए। साक्षर नियम क्या होता है? चाहे वो इंटू के लिए हो, चाहे आपका प्लस के लिए हो, तो वो ब्रैकेट का इंटरचेंज करने पर उसकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ बीटा और गामा को पहले ऐड करेंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को, फिर बाद में इसमें गामा, अल्फा इसमें गामा जोड़कर इक्वल आगे जाते हैं, तो ये साक्षर नियम संतुष्ट होता है, ठीक है। अगला थर्ड प्रॉपर्टी, भी में योज्य तस्मक की उपस्थिति होना चाहिए। योज्य तस्मक क्या होता है? आपका शून्य अवयव होता है। तो यहाँ पे जब किसी क्षेत्र या किसी नॉर्मल उस पर बात करते हैं समुच्चय पर, तो वो शून्य अवयव कहलाता है। यहाँ पर यह शून्य सदिश कहलाएगा, ये ध्यान रखें। भी में योज्य तस्मक की उपस्थिति अर्थात एक अद्वितीय सदिश जीरो का अस्तित्व इस प्रकार भी में हो कि किसी भी अवयव में, चाहे वो लेफ्ट से जोड़ें चाहे राइट हैंड साइड से जोड़ें, तो वापस वही का वही सदिश वापस मिल जाना चाहिए। फॉर ऑल के लिए प्रत्येक अवयव, एक भी नहीं छूटना चाहिए, भी के सभी अवयवों के लिए संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली ये है, भी में प्रत्येक अवयव के योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का अर्थ होता है यदि ए है तो माइनस ए भी होना चाहिए उसी के अंतर्गत, ठीक है, की उपस्थिति होना चाहिए। अर्थात प्रत्येक अवयव के लिए लिखा हुआ है फॉर ऑल। अल्फा बिलोंग्स टू बी के संगत ऐसे अद्वितीय सदिश माइनस अल्फा बिलोंग्स टू बी का अस्तित्व इस प्रकार हो कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा, चाहे लेफ्ट से जोड़े वे अवयव चाहे राइट से जोड़े, वापस कौन सा सदिश मिलना चाहिए? शून्य सदिश, जो हम ऊपर तस्मक अवयव बोल चुके हैं वो मिलना चाहिए, ठीक है, सभी अवयव के लिए। पांचवा नियम ये है, भी में योग के सापेक्ष क्रम विनिमय कम्यूटेटिव नियम संतुष्ट होना चाहिए। अर्थात अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, मतलब कि उनकी ब्रैकेट का इंटरचेंज करें, उनकी पोजीशन को चेंज कर दें। तो अल्फा में बीटा जोड़े या बीटा में अल्फा जोड़े, क्या आना चाहिए? दोनों इक्वल आते हैं। यदि इक्वल आ रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये सदिश क्या है? क्रम विनिमय नियम को मतलब कि संतुष्ट कर रहे हैं। और यदि ये सदिश फॉर ऑल के लिए हैं, बी के प्रत्येक अवयव के लिए हैं, तो बी के प्रत्येक अवयव के लिए फॉर ऑल के लिए संतुष्ट करते हैं,
तो ये हमारा क्रम विनिमय नियम भी के अंतर्गत संतुष्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा बी प्लस एक आवेली समूह होना चाहिए। आवेली में 5 नियम संतुष्ट होते हैं, संबरक, साचर, तस्मक और प्रतिलोम और क्रम विनिमय। यदि 5 नियम ये संतुष्ट हो चुके हैं तो एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ये बी प्लस आवेली समूह होना चाहिए। ठीक है, द्वितीय पॉइंट पे आते हैं, भी अदिश गुणन के सापेक्ष समृद्ध हो, मतलब क्लोजर नियम को संतुष्ट करता हो किस गुणन के सापेक्ष, अदिश गुणन के सापेक्ष। ठीक है, मतलब कि अल्फा, अब अदिश राशि कहाँ से बन के आएगी, फील्ड से, क्षेत्र से। ए बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल के लिए, प्रत्येक एफ के अवयव के लिए, और अल्फा बिलोंग्स टू बी, ये भी बी के प्रत्येक अवयव के लिए। तो ए इंटू बी, अल्फा भी क्या होना चाहिए, बी के अंतर्गत आना चाहिए। यदि वह बी के अंतर्गत आ रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये भी संतुष्ट करना कहलाएगा। ठीक है ना, आगे समझ लें। तो ये हमारा इसके अंतर्गत हो गया। चलिए, ये द्वितीय पॉइंट क्लियर। अब तीसरा पॉइंट है, दो संयोजन अर्थात अदिश गुणन, दो संयोजन करते अदिश गुणन और सदिशों के योग के सापेक्ष निम्न अभिग्रहितों को संतुष्ट करता हो। कौन कौन से देखिए, पहला है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, अच्छा इस बात का ध्यान रखिए, अदिश राशि है, अदिश राशि हमेशा आगे लिखी जाती है और सदिश को पीछे लिखा जाता है। ठीक है ना, जैसे हमें 2i लिखना है तो 2 को आगे लिखेंगे, i को पीछे लिखेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे आगे से, a का, तो a अल्फा प्लस बीटा मतलब सेपरेट हो जाएगा, मतलब बंटन हो जाएगा, मतलब वितरित हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं वितरण नियम। कौन सा वितरण नियम, अर्थात सदिशों के योग पर अदिश गुणन का वितरण नियम संतुष्ट होना चाहिए। तो ये पहला नियम है तीसरे पॉइंट के अंतर्गत। अभी तक हमने 5 नियम ये देखे, 6 ये हो गया, 7वां ये हो गया, और भी देखते हैं। चलिए आगे देखते चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला सेकंड पॉइंट ये है आपका, a प्लस बी इंटू अल्फा इक्वल टू, अल्फा है इस तरफ वितरित हो जाएगा, दोनों अदिशों की होगी। ए और बी क्या से लिए गए हैं, अदिश से लिए गए हैं, एफ से लिए गए। अल्फा कहाँ से लिए गए, सदिश से। ठीक है, तो अदिशों के योग पर, अदिशों के योग पर सदिश का वितरण नियम, ये अदिशों के योग पर ये सदिश का वितरण नियम हो गया, ये अदिशों के योग पर सदिश का वितरण नियम हो गया। ठीक है, ये संतुष्ट होना चाहिए। अगला थर्ड पॉइंट देखते हैं, आप देखिएगा थर्ड पॉइंट क्या है। तो थर्ड पॉइंट के अंतर्गत आते हैं। थर्ड पॉइंट ये है, ए इंटू बी अल्फा इक्वल टू ए बी अल्फा, मतलब कि चाहे ए बी का पहले मल्टीप्लाई करिए फिर अल्फा से करिए, या बी से पहले अल्फा करिए फिर ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ तथा अल्फा बिलोंग्स टू बी। तो ये पॉइंट भी संतुष्ट होना चाहिए। लास्ट पॉइंट ये है, 1 इंटू अल्फा इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, अल्फा। जहाँ 1 किसका काम कर रहा है, ध्यान दें, ये 1 गुणन का तत्समक अवयव नहीं है यहाँ पर बी के लिए, ये एफ का इकाई तत्समक अवयव है, गुणन का तत्समक अवयव है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये ध्यान रखें, किसके लिए, फील्ड में है ये। ठीक है, इस प्रकार बी को क्षेत्र एफ पर सदिश समष्टि कहने के बजाय हम इसे भी एफ से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि इतना बड़ा लिखते हैं, जो हमने इस बीजीय संरचना बताई, इतना बड़ा लिखने की बजाय एक नॉर्मल छोटे से फॉर्म में लिख दिया जाता है, और साधारणतः क्षेत्र ज्ञात होने की स्थिति में केवल भी लिख दिया जाता है और कुछ नहीं लिखते। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने 5 नियम आवेली के नियम पढ़े, तीसरा नंबर पढ़ा हमने अदिश गुणन के सापेक्ष समृद्ध नियम, 6 नियम हो गए। फिर इसके बाद तीसरे पॉइंट में 4 पॉइंट ये पढ़े, 6 4 10, तो कुल मिला के हमारी सदिश समष्टि का निर्माण करने के लिए यदि ये 10 नियम संतुष्ट होते हैं किसी सदिश के अरिक्त समुच्चय पर, तो वह हमारा सदिश समष्टि कहलाता है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान दें। इसके बाद हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं, तो देखिएगा। नंबर 1 एग्जाम्पल है सदिशों के कुछ उदाहरण के संबंध में। एक क्षेत्र के को के किसी उपक्षेत्र एफ पर एक सदिश समष्टि के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब कि यदि कोई के है सदिश, हमारा क्षेत्र है, ये फील्ड है पहले से, तो यदि इसको भी इसकी कोई उप फील्ड मिल जाए, माना कि एफ मिल गया इसका उप फील्ड, तो हम इसको भी कैसे लिख सकते हैं, के एफ करके भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक सदिश समष्टि बनाएगा, जो जहाँ की एफ जो है ना इस क्षेत्र का क्या है, उप क्षेत्र है, मतलब कि सब फील्ड है। ठीक है, ये भी सदिश समष्टि का निर्माण करेगा। और इसी प्रकार से किसी क्षेत्र के को स्वयं के ऊपर लेने पर भी, मतलब के करने पर भी एक सदिश समष्टि का निर्माण करेगा। ठीक है, एक क्षेत्र पर संपूर्ण क्रमित एन टपल्स का अर्थ होता है जैसे a1 a2 ... an। ठीक है, ये इस टाइप के सदिशों का समुच्चय, क्रमित ऑल ऑर्डर्ड पेयर टाइप के, ठीक है, एन टपल्स का समुच्चय, एन टपलों के योग एक एन टपल का क्षेत्र के एक अवयव द्वारा गुणन के सापेक्ष भी एक सदिश समष्टि का निर्माण करता है, मतलब इन अवयवों का समुच्चय भी सदिश समष्टि बनाएगा। अगला, सभी m क्रॉस n अवयव जिनके अवयव वास्तविक संख्याएं हैं का समुच्चय m m n f
जो कि फील्ड जहाँ एफ क्या है, वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र है, या हम आर भी ले सकते हैं, वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र को, फील्ड को। तो ये वाला जो समुच्चय है हमारा, ये भी हमारा एक सदिश समष्टि का निर्माण करवाएगा। कब? जब आव्यूह का योग करें, नॉर्मली आव्यूह का योग, तथा एक अदिश द्वारा एक आव्यूह का गुणन के सापेक्ष एक सदिश समष्टि का निर्माण करता है ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा सदिश समष्टि, और इससे संबंधित हमने ये उदाहरण भी पढ़े। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद और भी मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा, तो इसको अच्छे से अपना रिवाइज करिए और अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।